नमस्कार दोस्तों। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज संविधान की बात के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं सत्येंद्र और मेरे साथ है हमारी साथी राधिका। आप जानते हैं कि इस वर्ष भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे संविधान की डायमंड जुबली को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए एनएफआई द्वारा साल भर चलने वाला एक अभियान संविधान से हम शुरू किया गया है। यह पॉडकास्ट सीरीज उसी का एक हिस्सा है जिसका नाम है संविधान की बात। सीरीज के पहले एपिसोड में हम लोगों ने संविधान की विकास यात्रा के बारे में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री सचिन कुमार जैन से चर्चा की थी। हमारा आज का विषय है हमारे संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागेश यादव जी, जो हमारे समय के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं और विचारक हैं। नागेश जी ने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों का लेखन किया है। वे भारतीय संविधान को गहराई से समझने वाले लोगों में से एक हैं। नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस संवाद में। चर्चा शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि प्रियम्बल का या प्रस्तावना का संविधान में और हमारे जीवन में क्या महत्व है? थैंक यू वेरी मच एनएफआई ने मुझे इस मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। ये सही है कि भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस 75 साल में संविधान ने जो हमको दिया है इसको लोगों तक लेके जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल एनएफआई ने यहाँ की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि संविधान के प्रियम्बल का संविधान में और लोगों के जीवन में क्या महत्व है, कितना महत्व? तो मैं तो कहूँगा कि संविधान जो है उसका बेसिस जो है वो बेसिस ही संविधान की प्रियम्बल है। मतलब संविधान में बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको समझ में आ जाता है कि क्या प्रावधान किया गया, लेकिन ये प्रावधान क्यों किया गया है, ये प्रावधान की वजह क्या है, किस तरीके का देश हम चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था हम चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें संविधान के प्रियम्बल में दिखाई देती। संविधान की प्रियम्बल संविधान की फिलॉसफी, मतलब जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये करना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये क्यों होना चाहिए, उसके पीछे की जो सोच है, तो जो बुनियाद है वो सोच और बुनियाद संविधान की प्रियम्बल। जो संविधान की प्रियम्बल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने देखा तो हमको पता चल जाएगा कि बहुत सारे वैल्यूज उसमें दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता, समानता, जस्टिस, फेटर्निटी, इस तरीके की जो वैल्यूज है ये वैल्यूज संविधान के प्रियम्बल में दिखाई देते हैं। तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज ना सिर्फ संविधान का बेसिस है बल्कि कौन से भी मानवीय जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हमारे जीवन से जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये प्रियम्बल में क्यों आई है। ये वैल्यूज कोई ऐसे हवा से टपक कर तो नहीं आई, क्योंकि ये एक संविधान के पहले पेज पर जब संविधान शुरू हो रहा है तो ऐसे प्रियम्बल में आ गई है, क्योंकि ये मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानवीय जीवन में जब भी मानव ने खुद को अच्छा करने की कोशिश की है, एक फिलॉसफी देने की, जीवन को एक फिलॉसफी देने की कोशिश की है, तब इस वैल्यूज को उसने बहुत ज्यादा महसूस किया है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया है। हम समझते हैं कि हम मानव पूरे समाज में रहते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहता है। तो ये सामाजिक जो प्राणी है उसको रहने के लिए जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिससे लोगों का स्वतंत्रता, लोगों की समानता छीनी जाती है। और हमने हमारे देश में देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म और बहुत सारी जो संस्कृतियां बनी वो विषमतावादी संस्कृतियां बनी। कुछ लोगों को कम रखना, कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना, कुछ लोगों का ज्यादा ऊंचे स्तर पर रखना, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारे देश में बनी रही, बहुत सालों तक बनी रही। और इसको सुधारने के लिए बहुत आंदोलन भी हुए, मतलब चारवाक से लेकर, बुद्ध से लेकर, महावीर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, अकबर, सूफी संत, सारे
महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत होके गए। तो ये सारे जो संत परंपरा है, जो हमारी उज्जवल परंपरा है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने यहाँ इस देश को स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में बात रखी, वो सारी परंपराओं का जो क्या सार है, वो सार हमारे संविधान में आया है और उसका प्रतिबिंब हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिखता है। संविधान की प्रस्तावना जब कहती है कि हम भारत के लोग भारत को सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और कहती है कि भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिलेगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं? लोग अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। तो अच्छी तरीके से जीना मतलब क्या है? डिग्निटीफुल जीना मतलब क्या है? तो स्वतंत्रता, उनको जो चाहे वो खा सके, जो चाहे जहां चाहे वो जा सके, जो चाहे वो कपड़े पहन सके, इस तरीके की स्वतंत्रता, जहां उनको उनसे कोई भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं रहे, इस तरीके का समानता, और जो भी अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उसके लिए न्याय, इस तरीके की चीजें, और एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, ये सारी बातें, ये सारी चीजें लोग चाहते हैं, लोगों के जीवन में होनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो पूरा जीवन है, तो वो वैयक्तिक तरीके का जीवन हो, हमारे परिवार का जीवन हो, या हमारे सामाजिक जीवन हो, इसमें धर्म की जो वैल्यूज है वो ज्यादा प्रभावी रही और रहती भी है। लेकिन संविधान ने बोला है, ये जो वैल्यूज है, इसको संविधान ने रिकॉग्नाइज किया है। ऐसे नहीं कि ये वैल्यू पहले से नहीं थी, ये तो वैल्यू पहले से ही है। जब भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, तभी उसको ये सारी वैल्यूज उसके लिए है। लेकिन संविधान ने खास करके इसमें रिकॉग्नाइज किया इस वैल्यूज को, कि ये वैल्यूज हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर फिर संविधान के प्रियम्बल ने ये वैल्यूज लिखा गई, और इस प्रियम्बल को हमने संविधान का सार, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करके हमने रखी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर संविधान को समझना है तो सबसे पहले प्रियम्बल को समझना पड़ेगा, फिर जाके संविधान को समझ सकते हैं। इतना महत्व है इस संविधान का और प्रियम्बल का। बहुत शुक्रिया सर, आपने संविधान और इसके मूल्यों को लेकर के बहुत सार्थक बात कही, और ये कैसे बनता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया। तो इसी से जुड़ा हुआ जो जिज्ञासा है हम लोगों की, वो ये है कि हमारे संविधान में लोग सरकार से कुछ अपेक्षा करते हैं और लोग खुद भी कुछ करने का संकल्प लेते हैं। हम भारत के लोग, जैसे आपने कहा, कि हम ये करेंगे और हमारे लोगों को हम ये हासिल कराएंगे। तो वो दरअसल उसको थोड़ा और अगर आप विस्तार से समझाएं। और दूसरे सवाल का हिस्सा ये है कि अगर संविधान की प्रस्तावना, जैसे आपने कहा, इतनी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का, तो संविधान सभा में इस पर जो चर्चा है, विमर्श है और बहस है, वो सबसे आखिर में क्यों हो रही थी, और इसका अपना क्या महत्व है इस बात का? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने पहला जो सवाल पूछा, वो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत के संविधान में, जैसे मैंने कहा, कि बहुत सारे आर्टिकल और उसके भाग है, 22 भाग है, जिसमें किसने क्या करना है, कैसे करना है, ये बताया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ संविधान के प्रस्तावना में भी, संविधान के प्रियम्बल में भी 3 तरीके के संकल्प दिए गए हैं, 3 तरीके के रिजोल्यूशंस दिए गए हैं। जो सबसे पहला वाला रिजोल्यूशन है, वो कहता है कि भारत को कैसे बनाना है। हम भारत के लोग, सबसे पहली तो हम कहते हैं कि भारत का संविधान है या उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत ही हम भारत के लोगों से होती है। संविधान सभा में इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि वो भगवान के नाम से करे, या तो कोई उठ के खड़ा हुआ बंगाल से और बोले कि भगवान नहीं, देवी के नाम से करो, हम देवी को मानते हैं। तो फिर बहुत झगड़ा हुआ, फिर बोले कि चलो वोटिंग करते हैं। तो एक महिला खड़ी हुई और बोली, अरे यार, भगवान को तो छोड़ दो वोटिंग से, लेकिन छोड़ा नहीं, हमने वोटिंग की और हम भारत के लोग जीत गए।
तो ये संविधान हम भारत के लोगों के हाथ में दिया गया है, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। और ये जो हम भारत के लोग हैं, ये भारत को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला रेज़ोल्यूशन है कि भारत को कैसे बनाना है। तो सबसे पहला रेज़ोल्यूशन ये हो जाता है कि भारत को बनाना है एक तो सोवेरेन मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। तीसरा है सेक्युलर मतलब पंथ-निरपेक्ष या उसको मराठी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमें तो लगता है कि धर्मनिरपेक्ष ये उसका बहुत ही सही वर्जन है ट्रांसलेशन करने का, लेकिन हमारे हिंदी प्रस्तावना में उसको पंथ-निरपेक्ष कहा गया है। उसके बाद में है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब होता है लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक मतलब गणराज्य। तो सबसे पहले भारत कैसे होना चाहिए? तो इन 5 तरीके का भारत होना चाहिए। ये फीचर्स है, देश के फीचर्स है। इस तरीके का ही भारत होना चाहिए। ये हमारे संविधान ने बोला है। इस तरीके का भारत होना चाहिए, इसका मतलब भी ये होता है कि भारत की जो सारी शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो इन फीचर्स को के आधार पर भारत को बनाए। उसमें क्योंकि भारत मतलब क्या है? तो भारत मतलब कोई ऐसा सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। भारत मतलब यहाँ के लोग हैं, और भारत एक एंटिटी करके जब विश्व में देखी जाती है, तो उसकी सरकार है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका राजकीय चीज हम कहते हैं, राजनीतिक चीज है। तो ये जो राजनीतिक चीज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो न्यायालय है, जो सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हमारे लोकतंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसमें हम सोवेरेन रहे। हम कोई किसी भी देश के ऊपर से आकर कोई देश हमारे निर्णय नहीं ले। लेकिन उसके साथ-साथ कोई भी एक इंसान, कोई भी एक संगठन, कोई भी एक व्यक्ति इस देश के निर्णय नहीं ले। इस तरीके का संपूर्ण स्वतंत्र जो जिन लोगों को हमने चुन के दिया है, वही लोग निर्णय ले और मिल के निर्णय ले। संसद इसीलिए बनी हुई है, सभी लोग मिल के निर्णय ले, नहीं तो किसी को बाहर रखकर सिर्फ कुछ लोग निर्णय ले, या एक ही इंसान सभी जगह दिखे, या उसी के नाम से सरकार दिखे, ये हमारे संविधान में अपेक्षित नहीं है। तो ये सोवेरिन है। सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट हम जानते हैं कि अ, जो इकोनॉमिक चीजें हैं वो हमारे सरकार के कंट्रोल में रहे, और उससे जो अमीरी और गरीबी की जो दूरी है वो कम हो जाए। सेक्युलरिज्म है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारत का, जिसमें कहा जाता है कि भारत एक ऐसा राज्य है, ऐसा देश है, जिसका कोई भी धर्म नहीं है। भारत के शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में, न्यायालयीन व्यवस्था में कोई भी धर्म नहीं रहेगा। इस तरीके की चीजें कही गई है संविधान में। डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो ये सबसे पहली बात है कि भारत इस तरीके का होना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई है, वो है कि भारत के नागरिकों को क्या मिलेगा? उसमें सबसे पहले है न्याय। न्याय में भी अगर हम देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसका भी मतलब प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सामाजिक न्याय, क्योंकि सामाजिक न्याय ये सबसे महत्वपूर्ण है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे बड़ा अन्याय अगर यहाँ के लोगों के ऊपर किस तरीके से हुआ होगा, तो सामाजिक तरीके का हुआ। तो सामाजिक न्याय ये सबसे पहले इंश्योर करना चाहता है हमारा संविधान, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, लोगों को आर्थिक तरीके का न्याय मिले, लोगों को राजनीतिक तरीके का न्याय मिले। हम एक वोट, सबके लिए एक वोट, और हर वोट का सेम वैल्यू, ये हमने तय करके किया कि राजनीतिक न्याय मिला। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस देश में सभी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते मतलब लड़ने के लिए तो वो फॉर्म तो भर सकते हैं, एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव में जिस तरीके का पैसा और ये सारी चीजें बही जाती है, इतनी कैपेसिटी हमारे लोगों के पास नहीं है। तो चुन के नहीं आ सकते, तो चुन के नहीं आएंगे तो उनका मत क्या होगा, वो डिसीजन में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजों का न्याय देने की बहुत जरूरत है, ऐसे हमारा संविधान कहता है। फिर कहता है कि स्वतंत्रता, लिबर्टी, 5 तरीके की लिबर्टी
हमारे देश के लोगों को मिलेगी। फिर समता या समानता कहता है, तो ये समानता के बारे में हमको इक्वालिटी, सबको इक्वल इक्वल ट्रीट किया है हमारे संविधान ने, और वो भी स्टेटस की इक्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्टेटस की इक्वालिटी। क्योंकि हम हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, न जाने कितने चीजों के आधार पर लोगों को बड़ा या नीचा दिखाया गया है, माना गया है, उनके साथ व्यवहार किया गया है, उनको रखा गया है। और ऐसे रखने के बाद ये समाज तैयार हुआ है। संविधान ने इस सब को नकारा है। संविधान कहता है कि सबका, भारत के देश में जो भी रहने वाले नागरिक है, सब एक लेवल के हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भी रीजन नहीं चलेगा उसके लिए। तो ये जो तीन चीजें हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समता या समानता, ये भारत के लोगों को दिया। ये दूसरा संकल्प या दूसरा रेजोल्यूशन भारत के संविधान के प्रियम्बल में दिखाई देता है। और तीसरा संकल्प ये दिखाई देता है कि फ्रेटर्निटी और अंगीकृत, मतलब जो हमारी बंधुता है, हमारे देश के लोगों के प्रति हमारा जो प्यार है, जो सहभाव है, अपनापन है, वो दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। और किसके लिए दिखाना है वो? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये इस देश का जो व्यक्ति है, उसकी गरिमा कायम रखे, ये देश इकट्ठा रहे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। इस तरीके की बंधुता हमको फैलानी है, और उसी के साथ साथ हमको ये सब सारी चीजें जो है वो अंगीकृत करनी है, अडॉप्ट करनी है, मतलब हमारे बिहेवियर में लानी है, हमारे सोच में लानी है, हमारे जीवन में लानी है, हमारे हर कदम में लानी है, हमारे हर डिसीजन में लानी है। इस तरीके के तीन तरीके के रेजोल्यूशंस हमारे प्रियम्बल में दिखते हैं। ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरह से जो प्रस्ताव है लोग लेते हैं, हम भारत के लोग लेते हैं, और किस तरह से हम एक देश को बनाना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं। वो सारी बातें हमारी उद्देशिका में आती है संविधान की, और इससे महत्व साबित होता है दरअसल कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है वो कितने बड़े जो मूल्य है उनको सेट करती है। मेरा जो सवाल आपसे इसी में था कि इतनी महत्वपूर्ण जो बात है संविधान की, उसको संविधान सभा में सबसे आखिर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे आखिर में इस पर बहस हो रही थी, तो इसका क्या कारण रहा होगा? बिल्कुल, सॉरी, मैं भूल गया, आपने दो सवाल साथ में पूछे थे। लेकिन ये सही है कि संविधान की ये प्रस्तावना सबसे पहले नहीं डिस्कस हुई, क्योंकि सबसे पहले जब एक चीज हुई थी जिसको हमको समझना जरूरी है कि जब संविधान सभा की शुरुआत हुई, तब जाकर संविधान सभा में लोगों ने बात करना शुरू की। तब नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रखा था, ऑब्जेक्टिव का रिजोल्यूशन रखा था, लेकिन वो सिर्फ पूरा संविधान कैसे तैयार होगा इसके बारे में था। बाद में हर चीज के ऊपर, हर भाग के ऊपर, हर पार्ट के ऊपर बहुत ही चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, बहुत सारी कमिटियां बनी गई। 17 कमिटियां थी जो अलग अलग चीजों पे काम कर रही थी, और वो कमिटियों को लेकर जो बातें सामने आई, उसमें 11 जो सेशंस हुए, इन 11 सेशंस में इसके ऊपर चर्चा हुई और हमारे धाराएं फाइनल होती गई। जब ये धाराएं फाइनल होती गई, तब समझ में आ गया कि ये जो धाराएं हैं, ये किस तरीके की बातें हम सोच रहे हैं। मतलब जो भी हम प्रावधान कर रहे हैं, आर्टिकल में जो भी हम प्रावधान कर रहे हैं, वो प्रावधान किस तरीके के सोच के आधार पर है। क्योंकि अ, हमारे संविधान सभा में जो सारे लोग थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन से आए हुए थे, सामाजिक बदलाव के आंदोलन से आए हुए थे, अलग अलग विचारों से आए हुए थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बातें या सबसे ज्यादा जिसके बारे में सोचा गया, वो था मानवीय मूल्यों के बारे में सोचा गया। जो चीजें हमारे देश में पहले नहीं हुई, हमारे देश के लोगों को पहले नहीं मिली, वो चीजें अभी मिलनी चाहिए। जब भारत स्वतंत्र होगा तब लोगों को मिलनी चाहिए, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई।
संविधान सभा के चर्चा में आप देखेंगे कि जब हमने आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा हो रही थी, तो एक तो ये भी हो रहा था कि ये मिलेगा, लेकिन दूसरा ये भी हो रहा था कि ये नहीं मिलेगा, ये इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि हम देश के हम जब अंग्रेजों के इसमें थे, तब हमको बोलने की आजादी नहीं थी, हमको ये करने के लिए परमिशन चाहिए, वो करने के लिए परमिशन चाहिए, ये सारी चीजें तो थी। लेकिन जब बाद में हम स्वतंत्र हो गए हैं और संविधान हमको मिलेगा, फिर भी हमारे ऊपर इस तरीके के बंधन आएंगे, ये बहुत सारे लोगों को लोग उसके लिए राजी नहीं थे। तो ये समझाने की जो प्रक्रिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत खूब की, और इसी को वैलिडेट करने के लिए मतलब ये सारी मतलब लोगों की जो भावना थी या लोग जो जो भी संविधान बना है उसका जो बेसिस था, उसकी जो फिलॉसफी थी, इसको इकट्ठा करके सबसे पहले रखना जरूरी था। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो संविधान जिनके हाथों से या क्या कहते जिनके विचारों से ज्यादा तैयार हुआ, वो उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये प्रस्तावना तैयार करने का बात भी रखी, और ये प्रस्तावना आखिर में जाकर मतलब संविधान का जो ड्राफ्ट बना था उसके तीन बार उसको पढ़ा गया। उसमें आखिर के 2 बारों में संविधान की प्रस्तावना को फाइनल किया गया। सेकंड टाइम को उसको संविधान की प्रस्तावना को बारे में बात हो गई, फिर उसको फाइनल करके फिर तीसरी बार उसको बिल्कुल फाइनल किया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन बाद में इसीलिए आई क्योंकि संविधान में जो सारी चीजें रखी गई है उसका बेसिस ये है, ये लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए बाद में चर्चा। ये जब हमने पॉडकास्ट की तैयारी करना शुरू करी, तभी मैंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, इसकी जो भी चर्चाएं थी संविधान सभा की, मैंने पढ़ना शुरू करा। तो अभी आप बात कर रहे थे तो वॉल्यूम 10 में प्रियम्बल के ऊपर जो चर्चा है वो है 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल पे डिस्कशन हुई थी। तो हमारी ऑडियंस अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो पिछली बार जब बात हुई थी तो सचिन जी ने बोला था बहुत रोचक कहानी है कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके रेफर करें और पढ़ें। सत्येंद्र जी अगला सवाल लेने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने कही, और इसी से एक बात और निकल रही थी, वो ये कि संविधान सभा में जब हम लोगों ने पारित किया संविधान को, तो 2 महत्वपूर्ण शब्द जैसे आपने कहा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म उसमें मौजूद नहीं थे, और इनको बाद के संशोधन के माध्यम से 70 के दशक में जोड़ा गया। तो पहला सवाल तो इससे यही निकलता है कि क्या पूरे संविधान में तो संशोधन करने के लिए प्रावधान मौजूद है, लेकिन क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए क्या? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल इसी से ताल्लुक रखता है कि क्या ये दोनों शब्द जोड़ने से दरअसल क्या इसका प्रभाव हुआ, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये शब्द प्रस्तावना में आने से, प्रियम्बल में आने से क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल, आपका सबसे पहला वाला जो सवाल है कि क्या संविधान में तब्दीली लाई जा सकती है, बदलाव किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे संविधान कर्ताओं ने तैयार किया जो जो बहुत ही सालों तक और भी 100 सालों तक इम्पोर्टेंट रहेगा, उससे भी ज्यादा जब तक ये दुनिया है तब तक ये संविधान भारत के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती है, बदलाव होते जाता है, वैसे वैसे उसमें बदलाव होना चाहिए, ये हमारे संविधान ने और संविधानकर्ताओं ने बहुत ही सोच से उसमें ये डाला था कि संविधान में बदलाव हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे अलग अलग चीजों, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही डिटेल में लिखी गई, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कितनी होगी ये भी लिखा गया। अभी तो उसको तो अपडेट करना पड़ेगा ही ना, तो उसको अपडेट करने का प्रावधान तो संविधान में होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके लिए संविधान में अपडेट करने की चीजें संविधान में ही लिखी गई है। लेकिन प्रियम्बल जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, जिसमें ये 2 शब्द लाए गए,
तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि उस वक्त ये जो बदलाव हुआ, उस वक्त बहुत सारी चीजें लाई गई थी संविधान में। उसमें से बहुत सारी चीजें हटाई गई, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो नहीं हटाई गई। जैसे ये 2 वर्ड, या संविधान में और एक वर्ड, संविधान के प्रियम्बल में और एक वर्ड ऐड हुआ, वो वर्ड, ये 3 वर्ड नहीं हटाए गए। उसी के साथ साथ हमारी ड्यूटीज क्या है वो भी लाई गई थी उस वक्त, वो भी नहीं हटाई गई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे समझने की कोई जरूरत नहीं है कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म ये बातें हमारे संविधान में नहीं थी। ये समझना बिल्कुल, जैसे आप अपने बताया, राधिका जी ने बताया कि संविधान सभा में जो चर्चाएं हो रही थी, उस चर्चा में सेक्युलरिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में बहुत बात हो गई। अभी भी अगर सिर्फ संविधान, वो चर्चा में नहीं जाओ, लेकिन सिर्फ संविधान अगर हमने देखा, तो उसमें सारे जो हमारे डीपीएसपीज है, राज्य ने किस तरीके से ये राज्य करना चाहिए, हमारे लोगों को क्या देना चाहिए, वो सारे सेक्युलरिज्म के और सोशलिज्म के प्रिंसिपल पर आधारित। कल्याणकारी राज्य हम कहते हैं, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, इसलिए हमारे राज्य ने प्रावधान करने चाहिए। तो सोशलिज्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमारे संविधान में दिखाई देती। और संविधानकर्ता जिनको माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने एक इंटरव्यू में ही कहा है, 1952 में एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारा संविधान सोशलिज्म के विचारों पर आधारित। संविधान सभा में मौजूद बेगम रसूल, आपको पता होगे, तो उन्होंने संविधान जब हम स्वीकारने वाले थे 26 नवंबर 1949 को, उससे पहले 25 नवंबर को उन्होंने जो भाषण किया है, उस भाषण में उन्होंने ये बोला है कि हमारे देश ने सेक्युलरिज्म को स्वीकारा है और मेरा ये विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे देश को सेक्युलर रखेगी। तो प्रियम्बल में ये 2 वर्ड नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे संविधान में ये है। और कौन कह रहा है? तो संविधान तैयार करने वाले लोग ही कह रहे हैं कि हमारे संविधान में ये है। तो इसका मतलब है कि जो अंदर था उसको बहुत ही लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारा देश इस तरीके का होना चाहिए, इसलिए सामने लाया गया। क्योंकि बीच में, मतलब बीच के 25 सालों में बहुत सारी चीजें हुई थी, जो चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट मैं कहता हूं कि ये 2 शब्द संविधान की प्रस्तावना में आए। और संविधान की प्रस्तावना भले ही बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसका पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बदला नहीं जा सकता, ये पार्ट है, लेकिन डेफिनेटली उसको सुधारा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं तो उसमें एडिशन हो सकती है, उसमें चीजों को निकाला नहीं जा सकता। ये ध्यान में रखना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी, मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथी है, उन्होंने वो 9th स्टैंडर्ड के साथ ये संविधान की चर्चा कर रहे थे, और 9th स्टैंडर्ड की बच्ची ने बोला कि सुधार इस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारा संविधान मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। तो जो 9th स्टैंडर्ड के बच्ची को समझ में आ जाता है, वो इतने बड़े बुजुर्गों को कैसे समझ में नहीं आता है? क्योंकि ये जो प्रियम्बल है, ये भारत के संविधान का सार है। भारत के संविधान को कैसे देखना चाहिए उसकी आंखें है, नजरिया है। तो इस नजरिए को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कम नहीं कर सकते। क्योंकि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताऊं कि ये जो संविधान में जो सारे शब्द है, ये हमारे एक मार्गदर्शक है सुरेश सावंत जी, वो कहते हैं कि एक मोतियों के मालों की तरह है। उसमें से एक भी शब्द, एक भी मोती हम निकाले तो वो माल, वो जो हार है, वो बिखर जाएगी। लेकिन उसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छी चीजें डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, जो उसके सुटेबल हो, वो विचारों से अच्छी चीजें उसमें ऐड हो सकता है, लेकिन निकाला तो नहीं जा सकता। इसलिए ये एडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये, और बात करते करते ऐसा लग रहा है कि भी तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी भी उसी टाइम पे जो साथ में ऐड हुआ था। और पहली बार जब आपने कही थी, जब आपने प्रस्तावना को जोड़ा था मूल्यों के साथ, तो इसको थोड़ा अगर हम और आगे चर्चा करें कि दरअसल प्रियम्बल का संविधान के मूल्यों से क्या ताल्लुक है, और आज के समय में हम लोग इन मूल्यों को किस तरह से मुश्किल में देखते हैं, या इनके सामने कौन सी चुनौतियां हमको नजर आती हैं। सही कहा आपने कि प्रियम्बल का संविधान के मूल्यों से बहुत ही बड़ा गहरा रिश्ता है, संविधान से बहुत ही गहरा रिश्ता है। हमारा कोई भी संविधान की कोई भी धारा इस प्रियम्बल के मूल्यों के बिना नहीं रह सकती। हम अगर हमारी पूरी स्टेट का रचना अगर हम देखें, तो हमारा कोई भी कानून संविधान के कोई भी धारा से अलग नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे कहाँ भी पूरे देश में जो भी कानून आएगा वो अकॉर्डिंग टू संविधान होना चाहिए, या पहले भी अगर कोई कानून रहेगा तो वो अकॉर्डिंग टू संविधान होना चाहिए। अगर वो संविधान के किसी भी धारा से मैच नहीं होता है तो उसको निकाला जाएगा, उसको बर्खास्त किया जाएगा, उस पार्ट को बर्खास्त किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, या सुप्रीम कोर्ट खुद ये ले सकता है, हाई कोर्ट भी ले सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान की हर धारा संविधान के प्रियम्बल के वैल्यूज से उभरी हुई या जुड़ी हुई है। कोई भी ऐसी धारा नहीं होनी चाहिए जो संविधान के प्रियम्बल के वैल्यूज को नहीं रखती हो या नहीं मानती हो। तो ये बहुत ही गहरा रिश्ता संविधान के प्रियम्बल का है और वैल्यूज का है संविधान के साथ। शुक्रिया सर, आपने बातचीत के तारतम्य में फ्रेटर्निटी का जिक्र किया, और इससे मुझे याद आया कि एक महत्वपूर्ण शब्द हमारी प्रियम्बल में है, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा को अगर हम फ्रेटर्निटी के आईने में देखें, तो ये सवाल कई बार आता है कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या समाज। तो इस संवैधानिक मूल्य को, व्यक्ति की गरिमा को, अगर हम देखते हैं कि इससे कई बार सामाजिक ताना बाना प्रभावित होता है, तो इन दोनों के क्लैश को, इन दोनों के बीच के संघर्ष को हम लोग किस तरह से समझेंगे, और इससे समाज के आगे बढ़ने का रास्ता कैसे प्रशस्त होता है। जी बिल्कुल, व्यक्ति की गरिमा हमारे देश के संविधान में और संविधान के प्रियम्बल में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। अगर हम देखेंगे भी तो हमारा संविधान, हमारे संविधान के सारे प्रावधान समाज के लिए नहीं है। कोई भी प्रावधान आप उठाओ, आपको दिखाई देगा वो व्यक्ति के लिए है। हमारा संविधान बहुत व्यक्ति केंद्रीय है, इंसान केंद्रीय है, एक इंसान के केंद्रित बना हुआ है। समाज से बना हुआ नहीं। समाज को ये राइट्स है ऐसे नहीं, सारे राइट्स व्यक्ति को दिए गए हैं। फैमिली को ये राइट्स है ऐसे नहीं, सारे राइट्स व्यक्ति को दिए गए हैं। तो ये व्यक्ति की गरिमा रखना हमारे देश में संविधान ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और इसी के लिए हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हमारी जो बंधुता है, हमारी जो करुणा है, हमारा जो प्यार है, वो लोगों तक लेके जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति की गरिमा है, फिर बाद में देश की एकता और एकात्मता। तो व्यक्ति के लिए देश है, यह समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के लिए देश है, देश के लिए व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे रहेगा? किसको हम देश मानेंगे? सिर्फ पहाड़ों को, नदी को, झरनों को, समुद्र को देश नहीं मान सकते हम। जमीन के टुकड़े को देश नहीं मानते, उस पर रहने वाले लोगों को देश मानते हैं। उस पर रहने वाले लोगों से देश तैयार होता है। तो व्यक्ति की गरिमा हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने संविधान सभा में ही कहा था कि कॉन्शियसनेस, लोगों का कॉन्शियसनेस जगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए या समानता के लिए हम कानून कर सकेंगे,
लेकिन बंधुता के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए कोई कानून नहीं कर सकते। वो लोगों के दिमाग से ही, लोगों के हृदय से ही हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और इसके लिए ये समाज की बात नहीं है, व्यक्ति के गरिमा की बात है। एक व्यक्ति अगर ठीक रहेगा हमारे देश में, तो जाके समाज और देश ठीक हो जाएगा। और इसीलिए व्यक्ति की गरिमा और उसके लिए बंधुता बहुत जरूरी। आज के लिए आज के हमारे सवाल खत्म होते हैं। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि हर बार जब बात करते हैं तो नए बहुत सारे सवाल निकल आते हैं, तो सवालों का तो अंत नहीं होगा कभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को इतनी आसानी से हम लोगों को समझाया। हम सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिस चर्चा में उत्साहपूर्वक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि इस चर्चा को अधिक से अधिक मित्रों तक साझा कीजिए, शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। जितने लोग को सुना सकते हैं सुनाएं, खुद सुने। हम लोग इस उत्सव को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम संविधान से जुड़े एक और कड़ी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जिंदाबाद। और नागेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।